नमस्कार प्यारे साथियों, जी जैन एजुकेशन परिवार में आप सबका हार्दिक स्वागत है। हम पढ़ रहे हैं करंट अफेयर 360 स्कूल लेक्चरर और अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए। तो अब आज हमारा जो लेक्चर है वो है चर्चित स्थान और आयोजन का पार्ट 2। जनवरी और फरवरी 2006 इसका एक पार्ट फर्स्ट हम पढ़ चुके हैं इस टॉपिक को लेके, ठीक है। और ये इसका क्या है, पार्ट 2। तो चलिए अविलंब शुरू करते हैं अपना पहला टॉपिक। इंडिया स्टोन मार्ट 2026 इंडिया स्टोन मार्ट कहाँ पे आयोजित हुआ है? JECC सीतापुरा जयपुर में। ये स्टोन मार्ट, इंडिया स्टोन मार्ट क्या है? दरअसल ये जो पत्थर उद्योग है ना, उस पत्थर उद्योग के जितने भी व्यवसायी हैं, जितने भी निर्यातक हैं, खरीदार हैं, उपभोक्ता है या इससे संबंधित कोई डेवलपर है, बिल्डर है, उन सबको एक मंच प्रदान किया जाए और एक मंच प्रदान करके उसके बारे में डिस्कस किया जाए कि पत्थर उद्योग को कैसे हम उत्कृष्ट लेवल पे जा सकते हैं, कैसे पत्थर उद्योग को बढ़ावा दे सकते हैं, कैसे इसको विश्व स्तरीय पहचान दिला सकते हैं। तो इस सब के लिए एक आयोजन किया जाता है और वो आयोजन है इंडिया स्टोन मार्ट और इसका 13वां संस्करण है। ये कौन सा संस्करण है इसका? 13वां, यानी इसको 13 साल हो गए, मतलब 13 साल नहीं, 13वीं बार ये वापस हो रहा है। हर साल होता ऐसा कुछ इसमें रहा होगा। हो कहां पे रहा है? JECC जयपुर में, जयपुर एग्जीबिशन एंड कन्वेंशन सेंटर। कब हुआ था? 5 से 8 फरवरी। अब इसकी थीम बहुत इंपॉर्टेंट है। इस स्टोन मार्ट की थीम बहुत इंपॉर्टेंट है। थीम क्या है? स्टोन फॉर सस्टेनेबिलिटी, ठीक है, स्थिरता के लिए पत्थर। जो राजस्थान में देखो, पत्थर के मामले में राजस्थान खूब अग्रणी रहा है। ग्रेनाइट हमारे यहाँ पे होता है, मार्बल हो गया जो, और कोटा स्टोन हमारे यहाँ पे है, लाल पत्थर हमारे यहाँ पे है, तरह तरह के ग्रेनाइट हमारे यहाँ पे होते हैं। तो हम इस उद्योग को बढ़ावा देने के लिए हम कोशिश कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि हमारे पास जो कच्चा माल है, जिसको कहते हैं रॉ मटेरियल, वो हमारे पास बहुत अधिक मात्रा में उपलब्ध है। तो इसलिए इसका आयोजन करना निश्चित रूप से क्या था, सही भी था। अब इसके आयोजक कौन है, इस पे भी प्रश्न बनता है। इसके आयोजक है रिक्को, राजस्थान स्टेट इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट एंड इन्वेस्टमेंट कॉरपोरेशन है, राजस्थान राज्य औद्योगिक विकास और निवेश कॉरपोरेशन निगम लिमिटेड, इसको कहते हैं रिक्को। ये राजस्थान की जो कहते हैं ना, राजस्थान की जो विकास कार्य और करने की एक शाखा है, एक हाथ है राजस्थान सरकार का, ये जो क्या करता है, ऋण देता है सस्ते दरों में ताकि विकास कार्यों को प्रगति या गति दी जा सके। इसके लिए ये रिक्को की स्थापना की गई है। और इसके साथ साथ स्टोन विकास केंद्र है, ये इसने भी इस स्टोन मार्ट का संचालन में सहयोग किया था, और लघु उद्योग भारती, इन तीनों के द्वारा ये तीनों आयोजक हैं। तो इसका आयोजक बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखना। इस मार्ट का आयोजक बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, इसको ध्यान रखना। रिक्को हो गया, रिक्को के साथ स्टोन विकास केंद्र और लघु उद्योग भारती, ये तीन इसके आयोजक हो गए। वह कहाँ है? JECC सीतापुरा। और थीम देखना, स्टोन फॉर सस्टेनेबिलिटी, ठीक है। स्टोन मार्केटिंग है, ये स्टोन मार्ट 2026 में स्टार्ट हुआ था। स्टोन फॉर सस्टेनेबिलिटी, स्थिरता के लिए पत्थर का उपयोग। तो ये हमने पढ़ लिया टॉपिक, और इसमें जो महत्वपूर्ण चीजें थी हमने देख ली। आगे चलते हैं। सबको बीमा अभियान 2047, इस अभियान के तहत भारतवर्ष में जितने भी व्यक्ति हैं जो 10 वर्ष से अधिक हैं, उन सबको बीमा कराने का लक्ष्य रखा गया है। किसका? भारत का। और वर्ष कब तक? 2047 ईस्वी तक। तो अब इसमें एक उपलब्धि हासिल हुई है राजस्थान को। राजस्थान का एक जिला है अलवर। अलवर जिले के 10 गांव हैं। इन 10 गांव में जो 10 वर्ष से ऊपर के जितने भी व्यक्ति हैं, लड़के, बच्चे, बूढ़े, जो भी हैं, जो 10 वर्ष से ऊपर हैं, सबको बीमित कर दिया गया है। और ऐसा करने वाला अलवर देश का पहला जिला है, पूरे देश का पहला जिला है। ये देखो, बीमा सुरक्षा प्रदान करने वाला देश का पहला जिला अलवर बना है। यानी अलवर के 10 गांव ऐसे गांव हैं जिसमें हर व्यक्ति के पास बीमा है जिसकी आयु 10 वर्ष से अधिक है। तो ऐसे 10 गांव कहां पे है? अपने राजस्थान के अलवर में। और इसका उद्देश्य क्या है? इस अभियान का उद्देश्य है सुरक्षित भारत, बीमित भारत। जब बीमा होता है तो निश्चित रूप से सुरक्षा होती है। अगर आपका कभी एक्सीडेंट भगवान करे ना हो, लेकिन कभी हो जाता है, तो हमें डॉक्टर जाते ही सबसे पहले ये पूछता है कि भाई आप आपके इंश्योरेंस है, या आप फिर कोई सरकारी बीमा के तहत अपना इंश्योरेंस करवा रखा, भामाशाह योजना, जो भी योजना है उनके तहत, या फिर आप RGHS CGHS के तहत कुछ बीमित हो या नहीं हो, ताकि आपका खर्चा बच जाए। इसलिए बीमा बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि घटनाएं कभी बता के नहीं होती कि आपके साथ कल क्या हो जाए। इसके लिए यह अभियान चलाया गया है। और कंपनी कौन सी है जो बीमा करवा रही है सरकार की तरफ से? यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड, UIIC।
ये कंपनी है UIIC। ये कंपनी क्या करवा रही है? इंश्योरेंस करवा रही है। और इसी अलवर का पहला गांव बना था जो 100% बीमित था, वो था देसुला गांव। ये देसुला गांव बना था पहला जो 100% बीमित था। उसके बाद में 9 गांव और बन गए, तो अलवर के कुल 10 गांव ऐसे हो गए जो 100% बीमित है। और ये कब हुआ? अगस्त 2025 में पहला गांव बना था, यानी पिछले साल अगस्त महीने में। ये थी न्यूज और बहुत महत्वपूर्ण न्यूज है परीक्षा की दृष्टि से है, तो इसको स्टार लगा लेना। ये चीज आपको एज इट इज याद करनी है, क्योंकि ऐसे प्रश्न सीधे पेपर सेटर की नजरों में आते हैं। चलिए आगे चलते हैं। राष्ट्रीय संस्थागत नेतृत्व शिखर सम्मेलन, राष्ट्रीय संस्थागत नेतृत्व शिखर सम्मेलन, इसका आयोजन कहां पे हुआ है? जयपुर में। 2026 में 16-17 फरवरी को हुआ है। जयपुर डिक्लेरेशन इसमें एक घोषित हुआ है, इसमें एक घोषणा हुई है जिसको कहते हैं जयपुर डिक्लेरेशन। और वो क्या थी? वो था कि 6 स्तंभ है, इस 6 स्तंभ को हमें व्यवहार में उतारना है। 6 स्तंभ कौन कौन से हैं? 6 के 6 वी नाम से, यानी V6 आप याद रखना। विकास, विचार, विमर्श, विधि, विस्तार और विद्वान। ये 6 वी है, जो 6 के 6 वी हमें याद रखने हैं। और ये जयपुर डिक्लेरेशन है। तो प्रश्न पूछा जा सकता है कि हाल ही में किस आयोजन में जयपुर डिक्लेरेशन घोषित किया गया? तो किस आयोजन में किया गया है? राष्ट्रीय संस्थागत नेतृत्व शिखर सम्मेलन। इसका देखो मुख्य उद्देश्य यही है कि जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति है जो 2020 है, उसका प्रभावी क्रियान्वयन हो सके। और उच्च शिक्षा के क्षेत्र में क्या किया जाए? संस्थागत है ना, जो संस्थागत उसको जो नेतृत्व है उसको वृद्धि की जाए। संस्थागत जो नेतृत्व है उसका क्या सुदृढ़ किया जाए, उसको वृद्धि किया जाए। ये इसका मुख्य लक्ष्य था। आयोजक कौन कौन है ये इंपॉर्टेंट है, क्यों? क्योंकि आप स्कूल व्याख्याता की तैयारी कर रहे हो और शिक्षा से संबंधित ये सम्मेलन है, तो आपके लिए ये निश्चित रूप से महत्वपूर्ण है। कौन कौन है? उच्च शिक्षा विभाग और इसके साथ साथ विद्या भारती उच्च शिक्षा संस्थान। ये 2 चीजें महत्वपूर्ण है इनके आयोजक। आयोजक कौन कौन है? उच्च शिक्षा विभाग और विद्या भारती उच्च शिक्षा संस्थान, ये 2 इसके आयोजक हैं। क्यों? क्योंकि ये किससे संबंधित है? शिक्षा से संबंधित है। और आपका एग्जाम भी स्कूल लेक्चर, आप भी आगे जाके शिक्षक ही बनोगे। तो जयपुर डिक्लेरेशन याद रखना, राष्ट्रीय संस्थागत नेतृत्व शिखर सम्मेलन में हुआ था, 16-17 फरवरी को जयपुर में हो रखा है। और उसके जयपुर डिक्लेरेशन में 6 वी हैं। वी कौन कौन से हो गए? विकास, विचार, विमर्श, विधि, विस्तार और विद्वान। ये 6 वी भी आपको याद रखने हैं। और उसके बाद में आयोजक तो मैंने बता दिया, आयोजक तो आपको निश्चित रूप से याद रखना है। क्यों? क्योंकि ये आपके एग्जाम और आपके आने वाले फील्ड से संबंधित है। आप आने वाले शिक्षक ही तो हो, तो आपके लिए ही है ये। तो चलिए आगे चलते हैं। 4 से 7 मार्च 2026 को जयपुर में ब्रिक्स की एक उच्च स्तरीय बैठक की मेजबानी हुई है। ये देखो, वैसे तो नॉर्मल बात है कि ब्रिक्स की मेजबानी हुई है, पर हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्यों है? क्यों? क्योंकि 1 जनवरी 2026 को ब्राजील ने भारत को क्या दी? ब्रिक्स की मेजबानी दी है। ब्राजील ने दी है भारत को ब्रिक्स की मेजबानी। हमारे पास मेजबानी आई है, और मेजबानी आने के बाद ये पहला उच्च स्तरीय सम्मेलन है। देखो ब्रिक्स में क्या है कि अब हर साल, पूरे साल वर्ष क्या है, कुछ ना कुछ सम्मेलन चलते रहेंगे। एक मेन मीटिंग होगी, उसके बाद कुछ ना कुछ सम्मेलन चलते रहेंगे। कभी वित्त मंत्रियों के होंगे, कभी केंद्रीय बैंक के गवर्नरों के होंगे, कभी होम मिनिस्टर्स के होंगे, पूरे जितने भी सदस्य देश है उनके, और कभी शेरपा मीटिंग होगी, और कभी एकदम उच्च स्तरीय जो स्टेट के हेड होते हैं ना, किसी के प्रधानमंत्री होता है, किसी स्टेट का हेड, और किसी का राष्ट्रपति होता है, उन सब की मीटिंग होगी। जैसे चाइना का राष्ट्रपति है और इंडिया का प्रधानमंत्री, इन सब की मीटिंग होती है। ऐसी मीटिंग चलती रहेगी। तो इस ब्रिक्स की ये पहली मीटिंग है। इस ब्रिक्स की हमने मेजबानी ली है, इसके बाद ये पहली मीटिंग है, और वो कहां पे है? जयपुर में है। इसलिए हमारे लिए ये महत्वपूर्ण हो जाता है। ब्रिक्स के वित्त मंत्रियों की बैठक और केंद्रीय बैंक के गवर्नरों की ये पहली बैठक है। ठीक है। और कहां पे आयोजित हो रही है? जयपुर में। तो हमारे लिए क्यों? क्योंकि हम राजस्थान में हैं, राजस्थान में निवास कर रहे हैं, और जयपुर हमारी राजधानी है, तो हमारे लिए वैसे भी परीक्षा की दृष्टि से भी इंपॉर्टेंट चीज है ये। और इसमें क्या, ये तो मैंने बताई दिया आपको, 1 जनवरी 2026 को भारत द्वारा ब्रिक्स की कमान संभालने के बाद इस स्तर की पहली बड़ी बैठक है। ये पहली बड़ी बैठक है इस लेवल की, जहां पे वित्त मंत्री है जो जितने भी इसके सदस्य देश हैं। अब देखो ब्रिक्स के आपको सदस्य देश बताता हूं। ब्रिक्स के कुल 10 सदस्य हैं, जिनमें 5 तो इसके स्थापित कंट्री फाउंडर मेंबर थे, BRICS। ये देखो 5 तो इसके फाउंडर मेंबर थे। ब्राजील, B से ब्राजील, और R से रशिया। रशिया को आप रूस लिख लो। ठीक है। एक सेकेंड, थोड़ा सा वापस करते हैं। चलो ठीक है,
ब्रिक्स, BRICS। बी से हो गया ब्राजील, ब्राजील। आर से हो गया रूस, आई से हो गया भारत यानी इंडिया, सी से चाइना यानी चीन, और एस से हो गया दक्षिण अफ्रीका। ये तो थे ब्रिक्स के। एक एस को छोड़ दो, दक्षिण अफ्रीका छोड़ दो, पहले नाम था ब्रिक। तो भारत, ब्राजील और चाइना और रूस, ये तो इसके फाउंडिंग मेंबर थे। फिर साउथ अफ्रीका को ऐड कर लिया, फिर 5 मेंबर ब्रिक्स में और आ गए। 5 मेंबर, 5 देशों ने और जोड़ लिया। कौन कौन से हैं? मिस्र, ईरान, इथियोपिया, और इथियोपिया के साथ साथ इंडोनेशिया और यूएई। ये 5 सदस्य देश और हो गए। तो ब्रिक्स में इन सब के 5 के अलावा एक तो मिस्र, जो मिस्र देश है, मिस्र के साथ साथ ईरान, ईरान के साथ साथ इथियोपिया, इथियोपिया के साथ साथ इंडोनेशिया, और इंडोनेशिया के बाद आ गया यूएई, संयुक्त अरब अमीरात, यूनाइटेड अरब ऑफ अमीरात, यूएई। ये 5 देश और इसके सदस्य हो गए। तो अभी ब्रिक्स में कितने हैं? कुल 10 सदस्य हैं। अर्जेंटीना ने अप्लाई किया था, लेकिन बाद में उसने अपना जो अप्लाई किया वाला फॉर्म था वो विड्रॉल कर लिया, ऑफिशियली विड्रॉल कर लिया। तो वर्तमान में 10 सदस्य हैं। तो अब इनमें से एक एक करके पास हर साल एक न एक मेजबानी करता रहता है। इस बार मेजबानी किसके पास है? भारत के पास में है। ठीक है, तो ये इस चीज की, ये इसकी खबर है। और एक और चीज, इस वर्ष ब्रिक्स की जो हमारे पास जो सम्मेलन की मेजबानी कर रहे हैं इस सम्मेलन की, तो हमने एक थीम रखी है, और वो थीम इस ब्रिक्स की बहुत ही महत्वपूर्ण थीम है। वो थीम क्या है? वो थीम है RICS, RICS। आर से हो गया रेजिलियंस। रेजिलियंस का मतलब हो गया लचीलापन, यानी हम नियमों और कानूनों में अवरुद्ध न होकर हम अपने आप को थोड़ा लचीला बनाए, देश के हित के लिए और देश के नागरिकों के हित के लिए हम नियमों और कानूनों में जकड़े ना रहें। थोड़े कानून और नियम ढीले भी करने पड़े अगर देश हित में, तो हम कर सकते हैं। तो उस चीज को कहते हैं रेजिलियंस या लचीलापन। और आई से होता है इनोवेशन। इनोवेशन का मतलब नवाचार, इनोवेशन, नवाचार। सी से हो गया कोऑपरेशन, कोऑपरेशन का मतलब हो गया सहयोग। और एस से हो गया सस्टेनेबिलिटी, सस्टेनेबिलिटी। ठीक है, सस्टेनेबिलिटी का मतलब हो गया स्थिरता। ये इस वर्ष भारत की ब्रिक्स की थीम है। ठीक है, RICS। इन 4 बिंदुओं पे भारत पूरी तरह अपना जोर लगाएगा कि लचीलापन हो, लचीलापन के साथ साथ नवाचार हो, नवाचार के साथ साथ देशों में सहयोग हो और उनमें स्थिरता आए। ये होगी इसकी थीम। तो चलिए आगे चलते हैं। ये हमने देख ही लिया, ये आपको मैंने बता दिया, ये देश बता दिए, उसके बाद में इसकी थीम बता दी। अब आगे चलते हैं। व्याघ्र रेंज राज्यों का सम्मेलन। व्याघ्र रेंज मतलब जहां पर टाइगर रिजर्व है, जिन राज्यों में टाइगर रिजर्व है उन सबका सम्मेलन हुआ है राजस्थान में। राजस्थान के सरिस्का टाइगर रिजर्व में, जो कि अलवर में मौजूद है। ठीक है, तो ये व्याघ्र रेंज राज्यों का सम्मेलन, व्याघ्र का मतलब बाघ रेंज, बाघ का जो रेंज है, जो टाइगर रिजर्व है उन सबका। तो कितने हैं? हमारे यहाँ पे 18 राज्य ऐसे हैं जिनमें टाइगर रिजर्व है। 18 राज्य है हमारे भारत में जहां पे टाइगर रिजर्व है, और 18 राज्य में कुल 58 टाइगर रिजर्व है। कुल कितने हैं? कुल 58 TR है, टाइगर रिजर्व है। ठीक है, तो उनका सम्मेलन हुआ है। कब हुआ था? 7 से 8 फरवरी को हुआ था। सरिस्का टाइगर रिजर्व, सरिस्का टाइगर रिजर्व कहां हो गया? अलवर में। राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण द्वारा, NTCA, नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी, NTCA। ठीक है, नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी, राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण के द्वारा हुआ है। कहां पे? सरिस्का टाइगर रिजर्व में हुआ है। तो हमारे लिए परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि ऑल इंडिया सम्मेलन है और वो राजस्थान में हो रहा है। तो देखो, हर किसी की दृष्टि जाती है तो पेपर सेटर और एग्जामिनर की दृष्टि भी इस पे जाएगी। तो आपको क्या है, ये याद रखनी है। अब देखो, 58 टाइगर रिजर्व के निदेशकों, ये जो निदेशक होते हैं इसको कहते हैं फील्ड डायरेक्टर। ये निदेशक होते हैं। यूपीएससी का एक एक पेपर होता है यूपीएससी का, CSE, उसी में एक पेपर होता है IFOS का, इंडियन फॉरेस्ट सर्विस का। वो होते हैं ये इंडियन फॉरेस्ट सर्विस जो होते हैं, क्लियर करते हैं, वो बनते हैं IFOS बनते हैं ये।
और ये टाइगर रिजर्व के हेड होते हैं, बिल्कुल जो टाइगर रिजर्व है उस टाइगर रिजर्व के एक हिसाब से मान लो मालिक ही हो गए, तो उनके मुख्य हेड होते हैं ये IUFS। ये 58 के 58 ये आए हैं। इनके साथ साथ 18 राज्यों के मुख्य वन्य जीव वार्डन आते हैं, और ये जो 18 राज्य हैं उस हर राज्य में एक वन विभाग होता है। उस विभाग का जो कार्यकारी प्रमुख होता है ना, वो प्रमुख ये होता है मुख्य वन्य जीव वार्डन। वो भी एक सीनियर IUFS होता है। जो सीनियर जो वन अधिकारी होता है, भारतीय वन अधिकारी, वो होता है ये कौन, मुख्य वन्य जीव वार्डन। ठीक है, इन्होंने भाग लिया है। तो 18 तो कौन हो गए, IUFS जो निदेशक है, फील्ड डायरेक्टर है, और सॉरी 58 तो फील्ड डायरेक्टर हो गए, और 18 क्या हो गए, 18 मुख्य वन्य जीव वार्डन हो गए। ये हाईएस्ट पोस्ट के जो होते हैं प्रत्येक जिले में, प्रत्येक राज्य में, वो क्या हाईएस्ट अधिकारी होंगे जो वन विभाग के, एक कार्यकारी अधिकारी। ठीक है, मंत्रियों के नीचे। मंत्री तो देखो एक क्या हो गया, राजनीतिक वो रूप हो गया, और इसका एक कार्यकारी रूप होता है। उसमें क्या होता है, जो ये जो IFS और IAS होते हैं ना, जो ये अपने एडमिनिस्ट्रेशन ऑफिसर होते हैं, ये सारे इस फील्ड में आते हैं। तो इसमें ये देख लिया हमने, ये सब भी यहाँ पे आए थे। कहाँ पे आए थे, सरिस्का टाइगर रिजर्व में आए थे। उद्घाटन किया था केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव द्वारा। क्यों, क्योंकि ये मंत्री है, केंद्रीय वन मंत्री है, जो कि ना एनवायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज के जो मिनिस्टर हैं वो भूपेंद्र यादव जी हैं। तो ये चीज भी हमारे लिए क्या हो जाती है, महत्वपूर्ण हो जाती है, क्योंकि पूरे भारत स्तर का सम्मेलन हुआ है हमारे राजस्थान में। और राजस्थान में टाइगर रिजर्व कितने हैं, राजस्थान में 5 टाइगर रिजर्व है वर्तमान में, ध्यान रखना, 5 टाइगर रिजर्व इन राजस्थान। कौन कौन से हैं, ये तो आपको आते ही होंगे, नहीं आते तो एक बार देख लो। 5 में एक टाइगर रिजर्व हो गया अपना रणथंबोर टाइगर रिजर्व, पहला हो गया रणथंबोर, TR लिख रहा हूं टाइगर रिजर्व के लिए। ठीक है, ये कहां पे है, सवाई माधोपुर में, सवाई माधोपुर में। ठीक है, शायद उस तरफ दिखाई नहीं दे रहा होगा आपको, थोड़ा सा इसको इस तरफ कर देता हूं मैं। हाँ, सवाई माधोपुर में हो गया रणथंबोर वाला। फिर दूसरा ये जहां पे हुआ है सरिस्का टाइगर रिजर्व, ये कहां पे है, अलवर में है। तीसरा कौन सा हो गया, मुकुंदरा हिल्स टाइगर रिजर्व, जो कोटा में है, मुकुंदरा हिल्स TR, ये कहां पे है, कोटा में। और चौथा हो गया रामगढ़ विषधारी, जो बूंदी में है। और 5वां धौलपुर करौली, जो हाल ही में बना है। तो ये 2 बाद में यहां पे लिख लेना, 2। एक तो रामगढ़ विषधारी, टाइगर रिजर्व, और एक 5वां मैं यहां लिख देता हूं, धौलपुर करौली। TR टाइगर रिजर्व। तो राजस्थान में कुल 5 टाइगर रिजर्व हैं। तो अब देखो 5 टाइगर रिजर्व हैं राजस्थान में, तो 5 तो क्या होंगे, फील्ड निदेशक होंगे, 5 तो राजस्थान में IUFS अधिकारी होंगे, और एक सीनियर अधिकारी होगा जो वन विभाग का प्रमुख होगा। वो क्या होगा, ये मुख्य वन्य जीव वार्डन होगा। वो इन 5 के ऊपर वो एक होगा। ठीक है, समझ में अब आ गया होगा आपको। अब चलिए आगे चलते हैं। देश का पहला न्यायिक अधिकारी एसोसिएशन भवन कहां खुलेगा, पूरे देश का पहला न्यायिक अधिकारी एसोसिएशन भवन। अधिवक्ता भवन नहीं है, अधिवक्ता भवन तो पहले से खुले हुए हैं, वो एडवोकेट्स के लिए होते हैं। जो न्यायिक अधिकारी होते हैं, जो मान लो जज हो गए, पब्लिक प्रोसिक्यूटर हो गए, और विभिन्न टाइप के जितने भी मान लो सीनियर जज, JM हो गए, और CJ हो गए, CGI हो गए, इन सब का एक न्यायिक अधिकारियों का एसोसिएशन भवन कहां खुलेगा, विद्याधर नगर जयपुर में। देश का पहला है तो निश्चित रूप से इंपॉर्टेंट है, तो इस चीज को याद रखना, विद्याधर नगर जयपुर में खुलेगा। तो मैंने आपको ये अच्छे से करवा दिया व्याघ्र रिजर्व वाला, उसके बाद में ये पॉइंट भी करवा दिया। आगे चलते हैं। साइबर सुरक्षा व न्याय पर राष्ट्रीय सम्मेलन, इसको राष्ट्रीय न्यायिक कॉन्फ्रेंस भी कहते हैं। साइबर सुरक्षा और किसके साथ साथ न्याय पर राष्ट्रीय सम्मेलन हुआ है, ये ऑल इंडिया सम्मेलन है, और वह कहां पे है, जयपुर में हुआ है। RIC जयपुर में, राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर जयपुर में हुआ है। इतना बड़ा सम्मेलन है तो इसकी तारीख भी आपको याद रखनी है। 20 से 22 फरवरी 3 दिन में हुआ था, 20, 21 और 22 तीन दिनों में हुआ है। राजस्थान अंतर्राष्ट्रीय केंद्र जयपुर में हुआ है। ये देखो चीफ जस्टिस हमारे CJI है, CJI चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सूर्यकांत जी, इन्होंने इनोग्रेशन किया था। ये अपने CM साहब है, ठीक है, तो इन्होंने इनोग्रेशन किया था। और ये किसके द्वारा आयोजित करवाया गया है, ये रालसा के द्वारा आयोजित कराया गया है। रालसा होती है राजस्थान स्टेट लीगल सर्विस अथॉरिटी, राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण। और रालसा का मुख्य काम क्या होता है, ये देखो
रालसा होती है जो निशुल्क विधिक सेवा प्रदान कराती है। मान लो कोई व्यक्ति है जिसके ऊपर चोरी का इल्जाम लगा है और बहुत गरीब है, वो वकील कर नहीं सकता, वो वकील नहीं कर सकता, तो सरकार उसको इस रालसा के थ्रू वकील करवाती है बिना पैसे के। आपका केस लड़ेगा, ये वकील लड़ेगा। मान लो दो पार्टी है, ए और बी, उन दोनों में झगड़ा हो गया। बी बहुत ज्यादा अमीर है और ए के पास बिल्कुल पैसे नहीं है। बी ने तो बड़ा वकील कर दिया, मान लो बी ने तो कर दिया एकदम कपिल सिब्बल जैसा वकील कर दिया, और इसके पास पैसे वकील छोटे से छोटे वकील करने का भी नहीं है, तो इसको वकील कौन अवेलेबल करवाएगा? ये रालसा। और राष्ट्रीय स्तर पे बात करें तो वहां पे होती है नालसा, नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी। तो वो इसको वकील करवाएगी और निःशुल्क वकील करवाएगी, फिर ये इसके हिसाब से केस लड़ेगा। ठीक है, ये होती है रालसा और नालसा। और इसको संविधान का एक एक्ट, संविधान का एक आर्टिकल है अपने 39A, निःशुल्क विधिक सहायता, उसके द्वारा इसको लागू किया गया था। ठीक है, 39A संविधान का आर्टिकल है, उसको याद रखना। तो अब क्या है, वापस देख लेते हैं इसको। इस पे साइबर सुरक्षा पे क्या होगा? साइबर सुरक्षा के साथ साथ न्याय पर राष्ट्रीय सम्मेलन है, इसको राष्ट्रीय न्यायिक कॉन्फ्रेंस भी कहते हैं। 20 से 22 फरवरी हुआ और राजस्थान अंतरराष्ट्रीय केंद्र पे हुआ है। थीम देख लेते हैं इसकी थीम क्या है? साइबर सुरक्षा, इसकी जागरूकता, संरक्षण और न्याय तक समावेशी पहुंच। तो ओवरऑल बात साइबर सुरक्षा पर ही टिकी हुई है इस कॉन्फ्रेंस की, कि साइबर सुरक्षा यानी जहां पे जो फ्रॉड होते हैं, ऑनलाइन फ्रॉड हो रहे हैं आपके साथ, जो भी ऑनलाइन फ्रॉड होते हैं। एक चीज आपको और बताता हूं, मान लो कभी कभी क्या है कि आपकी कॉल फॉरवर्ड कर दी जाती है, आपकी कॉल फॉरवर्ड कर जाती है और आपको पता भी नहीं लगता। तो उस कॉल फॉरवर्ड को हटाने के लिए राजस्थान सरकार ने एक नंबर जारी किया है। उस नंबर को आप भी अपने फोन में डायल करना। उसको डायल करने के बाद में क्या होगा, आपके फोन में जितनी भी कॉल फॉरवर्डिंग हो रखी है ना, वो सारी कैंसिल हो जाएगी। वो नंबर है, आप लिख लो, #002#। ये आप डायल करो। इसको डायल करने के बाद में आपके पास एक मैसेज आ जाएगा कि जो जितनी भी कॉल फॉरवर्डिंग थी आपके नंबर पे, वो सारी हट चुकी है। तो ये आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण नंबर है, ध्यान रखना। इसको टाइम टू टाइम डायल करते रहा करो ताकि आपका कोई कॉल फॉरवर्ड ना कर दे। कॉल फॉरवर्ड से क्या होगी कि आपकी OTP या जो भी आपके मैसेज हैं जो आपको कहीं और ट्रांसफर हो सकते हैं। तो इसको रोकने के लिए ये #002#, ये साइबर सुरक्षा से आपको, ये साइबर सुरक्षा का एक जरिया है आपको साइबर ठगी से बचाने के लिए। इसको अपने फोन में डायल करने देख लेना। ठीक है, तो अब साइबर सुरक्षा की बात करें तो थीम साइबर सुरक्षा, जागरूकता, संरक्षण और न्याय तक समावेशी पहुंच, ये इसकी थीम है। रालसा द्वारा आयोजित है और रालसा ने यहाँ पे एक ऑनलाइन मध्यस्थता हेतु ई-समाधान पोर्टल भी लॉन्च किया है। ऑनलाइन मध्यस्थता हो जाए भाई, दो पार्टियों के बीच में कुछ झगड़ा हो गया तो पहले उनमें मध्यस्थता कराने की कोशिश की जाती है, तो उसके लिए ऑनलाइन मध्यस्थता पोर्टल है वो ई-समाधान पोर्टल, इसको लॉन्च किया गया है। ठीक है, तो ये था हमारा ये वाला टॉपिक, आपको समझ में आ गया होगा। थीम याद रखना बस। ठीक है, आगे चलते हैं। साइंस पार्क, अब देखो जो चीजें आई है ना, ये जो बजट हुआ था हमारे फरवरी में, जो बजट हमारे पढ़ा गया था, जो बजट हमें अलॉट हुआ था, माननीय उप मुख्यमंत्री है दिव्या कुमारी जी ने ये बजट पढ़ा था। तो इस बजट में जो जो महत्वपूर्ण बिंदु है स्थान के लेके, वो हम इस टॉपिक में लेके आए हैं। जितने जितने भी बजट में प्रस्तावित कुछ किए गए, ये चीजें वास्तव में मौजूद नहीं है, ये चीजें प्रस्तावित है। ये चीजें क्या होगी अभी नहीं है, लेकिन भविष्य में इनको स्थापित किया जाएगा। वो क्या क्या है उनको देख लेते हैं। प्रश्न बनते हैं, साइंस पार्क जयपुर है ना, इसके अंदर तो एक तो स्पेस गैलरी और एक चिल्ड्रन गैलरी बनाने का क्या लिया गया है, निर्णय लिया गया है। जो साइंस पार्क जयपुर है, इसमें एक तो स्पेस गैलरी बनेगी और साथ साथ बच्चों के लिए चिल्ड्रन गैलरी बनेगी। ठीक है, ये याद रखना। तो ये पूछा जाए ना, स्पेस गैलरी और चिल्ड्रन गैलरी कहाँ प्रस्तावित है, तो कहाँ पे है? साइंस पार्क जयपुर में। आगे चलते हैं, मेंटल हेल्थ सेंटर ऑफ एक्सीलेंस, यानी कि सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बनेगा मेंटल हेल्थ के लिए। जो दिमागी रूप से अभी बहुत सी बीमारी आ रही है, अवसाद का शिकार हो जाते हैं व्यक्ति, वो कहते हैं डिप्रेशन में चले गया, तो इसके लिए मेंटल हेल्थ, ये सारी मेंटल हेल्थ से संबंधित बीमारियां हैं, तो उसको सही करने के लिए एक सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की स्थापना की जा रही है। तो मेंटल हेल्थ से संबंधित निश्चित रूप से या तो किसी मेडिकल कॉलेज में होगा या फिर किसी अस्पताल, जो बड़ा हॉस्पिटल होगा वहां होगा। तो इसकी स्थापना की जा रही है SMS मेडिकल कॉलेज है ना, सवाई मान सिंह मेडिकल कॉलेज जयपुर में। तो मेंटल हेल्थ से संबंधित पूछा जाए, सेंटर ऑफ एक्सीलेंस। सेंटर ऑफ एक्सीलेंस का मतलब होता है कि आपको जिस चीज का सेंटर ऑफ एक्सीलेंस खोला है, वहां पे हर चीज में उत्कृष्टता प्रदान की जाए। वहां पे नवाचार हो, वहां पे क्या दिक्कत आ रही है, उसके क्या समाधान है, और उसको कैसे लोगों तक पहुंचाया जाए, कैसे आसान पहुंच बनाया जाए, उसमें AI का कैसे यूज किया जाए, उसमें नवाचारों का कैसे यूज किया जाए, ये सब बातें होती है सेंटर ऑफ एक्सीलेंस में। और वहां पे हर तरह के लोग वहां पे अपने अपने विचार दे सकते हैं। तो इसकी स्थापना कहाँ होगी? सवाई मान सिंह मेडिकल कॉलेज जयपुर में। अब देखते हैं आगे, मेजर शैतान सिंह कौशल प्रशिक्षण केंद्र। मेजर शैतान सिंह कौशल प्रशिक्षण केंद्र, ये क्या है? जो पूर्व सैनिक है और या जो शहीद हैं, उनके बच्चों को प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने के लिए खोला जाने वाला केंद्र है। और कहाँ खोला जाएगा? जोधपुर में। कहाँ पे?
जोधपुर में, इस बात को ध्यान रखना। तो ये कहाँ प्रस्तावित है? जोधपुर में प्रस्तावित है। पूर्व सैनिकों और शहीदों के बच्चों को प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कराने हेतु ये खोला जाना प्रस्तावित है। ठीक है, तो ये पूछा जा सकता है। ये सब आपको आ गया। आगे चलते हैं। महिला बाल शक्ति संकुल। महिला बाल शक्ति संकुल किस लिए? ये ताकि महिला और बच्चों का ओवरऑल विकास किया जा सके, जिसको कहते हैं सर्वांगीण विकास, हर तरह से उनका विकास किया जा सके। ये कहाँ खोला जाएगा? कोटा में। कहाँ पे खोला जाएगा? कोटा में। महिलाओं और बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिए खोला जाएगा महिला बाल शक्ति संकुल। ठीक है, ये चीज आपको याद रखनी है। कहाँ खोला जाएगा? कोटा में। महिला बाल शक्ति संकुल कोटा में खोला जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। राज सखी स्टोर, ये स्टोर है राज सखी स्टोर, ये प्रस्तावित है, खोले जाने हैं। कहाँ खोले जाएंगे? प्रत्येक संभाग मुख्यालय पे। राजस्थान है, राजस्थान में 7 संभाग है, तो 7 स्टोर खोले जाने हैं 7 संभाग मुख्यालयों पर। ठीक है, तो ये राज सखी स्टोर खोले जाएंगे समस्त संभागीय मुख्यालयों पर। तो राजस्थान में कितने हैं? 7 संभाग हैं, तो 7 मुख्यालयों पर ये खोले जाएंगे राज सखी स्टोर। और क्या है ये? ये दरअसल जो SHG होता है, सेल्फ हेल्प ग्रुप, स्वयं सहायता समूह है, जो कुछ महिलाओं द्वारा या कुछ पुरुषों के द्वारा आपस में मिलकर बनाया जाता है। फिर उसपे वो लोन ले सकते हैं या किसी भी प्रकार का कोई स्टार्टअप स्टार्ट कर सकते हैं। तो वो जो समूह बनता है उसको स्वयं सहायता समूह कहा जाता है। उसके द्वारा और महिलाओं के द्वारा निर्मित उत्पादों को एक ही छत के नीचे बिक्री के लिए और प्रदर्शन के लिए मंच उपलब्ध करवाना। सेल्फ हेल्प ग्रुप ने मान लो कोई प्रोडक्ट बना लिया, या फिर किसी महिलाओं के ग्रुप ने या महिलाओं ने कुछ प्रोडक्ट बना लिया, अब वो बिक नहीं रहा, लोगों तक उसकी पहुंच नहीं हो रही, तो उसको लोगों तक पहुंच बनाने के लिए, लोगों को बताने के लिए कि भाई देखो हमने हमारे कुटीर उद्योग से ये वाला प्रोडक्ट बनाया है, हमने हमारे सेल्फ हेल्प ग्रुप से ये प्रोडक्ट बनाया है, तो उसको बताने के लिए और उसको बेचने के लिए एक मंच प्रदान किया जाएगा। और वही मंच क्या होगा? राज सखी स्टोर। वही मंच होगा राज सखी स्टोर। चलिए, ये आपको याद रहेगा। और ये कहां बनेगा? समस्त संभागीय मुख्यालयों पर। ठीक है, ये प्रश्न पूछा जा सकता है कि राज सखी स्टोर हाल ही में प्रस्तावित राज सखी स्टोर समस्त जिलों में बनेंगे? नहीं, जिलों में नहीं है, समस्त संभागीय मुख्यालयों पर प्रस्तावित है। अल्ट्रा लग्जरी स्पेशल टूरिज्म जोन, STZ, स्पेशल टूरिज्म जोन, वो भी अल्ट्रा लग्जरी, कहां बनना प्रस्तावित है? खुड़ी जैसलमेर में, जैसलमेर के खुड़ी में। और जैसलमेर हमारे पर्यटन का एक प्रमुख केंद्र है। वहां पे सर्दियों में बहुत अच्छा पर्यटन, वैसे गर्मियों में जाते हैं लेकिन ज्यादातर विदेशी आते हैं सर्दियों में। और वहां पे जो फायर कैंप लगते हैं, सैंड ड्यून पे जो डांस होता है उसको देखने के लिए देशी और विदेशी दोनों प्रकार के पर्यटक आते हैं। तो उनके लिए अल्ट्रा लग्जरी एक टूरिज्म जोन बनाना प्रस्तावित है खुड़ी जैसलमेर में। ठीक है, आगे चलते हैं। पर्यटक सुविधा केंद्र, पर्यटकों की सुविधा के लिए एक केंद्र प्रस्तावित है। कहां पे? कुलधरा जैसलमेर। ये कुलधरा वही गांव है जहां से रातों रात पालीवाल ब्राह्मणों के द्वारा पलायन कर दिया गया था, जो एक आज भी एक रहस्य बना हुआ है। एक सामंत थे, उस सामंत के डर से, उस सामंत ने कुछ ऐसा कहते हैं ना, एक ऐसी हरकत कर दी थी, उस हरकत से बचने के लिए रातों रात इस गांव के जितने भी निवासी थे रातों रात वो गायब हो गए। कहा जाता है कि वो रातों रात पलायन कर गए थे और उसके बाद वो कभी मिले नहीं। ये हमारा एक खूबसूरत पर्यटक केंद्र भी है, यहाँ पे लोग जाते हैं लेकिन वहाँ पे रात के बाद आपको रुकने नहीं दिया जाता, ऐसा कुछ करके भी है। तो वहाँ पे क्या बनेगा? पर्यटक सुविधा केंद्र बनेगा कुलधरा जैसलमेर में। वॉर म्यूजियम झुंझुनू में। देखो, झुंझुनू के बहुत से लाल आर्मी में भर्ती होते हैं, तो झुंझुनू एक हिसाब से हमारे राजस्थान में आर्मी के जो भर्ती होने वाले कैडेट्स हैं उनका एक गढ़ है, तो वहां पे वॉर म्यूजियम स्थापित किया जाएगा। तो याद रखना, वॉर म्यूजियम कहाँ पे होगा? झुंझुनू में। थार सांस्कृतिक सर्किट 101% आपको पेपर में देखने को मिल सकता है। गारंटी तो नहीं देगा लेकिन संभावनाएं बता रहा हूं, संभावना बहुत ज्यादा है, अति संभावित प्रश्न बन सकता है। थार सांस्कृतिक सर्किट, 3-4 ताले लगा लो। क्यों? क्योंकि देखो, ये ऐसी ऐसी चीजें एग्जामिनर के नजर में बिल्कुल ऐसे जाती है। अगर मान लो वो बजट पढ़ रहा है कि बजट में से कौन सा प्रश्न बनाऊं, तो उसको ऐसा दिखा यार सांस्कृतिक सर्किट कल्चरल भी है और थोड़ा इसमें ज्योग्राफी का भी समावेश है, तो क्यों ना ये प्रश्न पूछा जाए बच्चों से। तो ये देखो, अपने को बहुत इजी याद रह जाएगा। एक तो थार है, थार का मतलब मरुस्थल, और मरुस्थल कहाँ पे? राजस्थान में पश्चिमी जिलों में, राजस्थान के पश्चिमी जिलों में। तो याद रखना, आपको 5 जिले हैं ऐसे। और 5 जिलों को कैसे याद रखोगे? एक सिंपल सा कोड है। कोड क्या है? B2J3। 2 तो B है, B2 का मतलब 2 तो B है, और J3 मतलब 3 J है। अब आपको देखना है कि पश्चिमी राजस्थान में B से कौन से जिले हैं? 2, और पश्चिमी राजस्थान में J से कौन से 3 जिले हैं। ठीक है, पूर्वी की तरफ जाना ही नहीं है, भरतपुर की तरफ जाना ही नहीं, बूंदी की तरफ जाना ही नहीं है हमको। क्यों? क्योंकि वो तो पूर्वी और दक्षिण पूर्वी हो गए। तो B से एक तो बाड़मेर हो गया, बीकानेर हो गया, 2 ही जिले हैं B से।
अपने पश्चिमी राजस्थान में, बाड़मेर और बीकानेर। और जैसे जैसे जोधपुर है, जैसलमेर है, जालोर है, जयपुर का सवाल ही पैदा नहीं होता, जयपुर अरावली से इस तरफ है, यानी थोड़ा सा मध्य राजस्थान में आ जाता है। तो ये चीजें आपको आसानी से याद रह जाएगी। B2J3 यहाँ पे क्या है, थार सांस्कृतिक सर्किट बनेगा। ये थार सांस्कृतिक सर्किट, ये देख लो, जैसलमेर, जोधपुर, जालोर और बाड़मेर और बीकानेर, B2J3। चलिए आगे चलते हैं। ब्रिज कन्वेंशन सेंटर, ब्रिज का नाम आते ही सबसे पहले आपके दिमाग में मथुरा या भरतपुर ही आना चाहिए। मथुरा से संलग्न क्षेत्र भरतपुर है, तो ब्रिज की भूमि कौन सी कहलाती है? ब्रिज भूमि जो हमारे CM साहब की जन्मभूमि भी है, वो कौन सी है? भरतपुर। तो ब्रिज कन्वेंशन सेंटर भी कहाँ होगा? भरतपुर में होगा। कन्वेंशन सेंटर एक हिसाब से वो सेंटर होता है जहाँ पे सांस्कृतिक कार्यक्रम भी आयोजित किए जा सकते हैं, कुछ खेल उत्सव या कुछ पर्व ऐसे भी आयोजित किए जा सकते हैं। तो एक हिसाब से कन्वेंशन सेंटर बनाया जाता है, और वो ब्रिज से संबंधित होगा। तो कहाँ पे प्रस्तावित है? भरतपुर में प्रस्तावित है। चलिए आगे चलते हैं, इसको आपने समझ लिया होगा। प्याज व सब्जी के लिए सेंटर ऑफ एक्सीलेंस, प्याज और सब्जी के लिए सेंटर ऑफ एक्सीलेंस कहाँ प्रस्तावित है? अलवर में। अलवर में ही क्यों प्रस्तावित है? देखो, अलवर का जो लाल प्याज है ना, उसकी डिमांड पूरे न सिर्फ भारत में, पूरे लगभग विदेशों में भी है। पूरे विदेशों में नहीं, लेकिन अधिकतर विदेशों में भी इस लाल प्याज की डिमांड है। अलवर का लाल प्याज बहुत जगह निर्यात किया जाता है, बहुत सी जगह निर्यात किया जाता है। बहुत अच्छा प्याज है लाल प्याज, तो इसके लिए सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बनाया जाना है। और अलवर की जो मंडी है ना, प्याज की मंडी, भारत में नासिक के बाद महाराष्ट्र में नासिक है 1 नंबर पे, और उसके बाद में अलवर की प्याज मंडी सबसे बड़ी मंडी मानी जाती है। तो ये हमारे 2nd नंबर मंडी है पूरे भारत की, और वो भी लाल प्याज में। तो इसके लिए सेंटर ऑफ एक्सीलेंस प्रस्तावित है। प्याज के साथ साथ सब्जियां भी यहाँ पे होगी। एक्सीलेंस का मतलब वही आपको बता दिया, सेंटर ऑफ एक्सीलेंस मतलब प्याज और सब्जी के लिए हर क्षेत्र से उस पर नवाचार भी देखेंगे, इसमें क्या कमी आ रही है, इसका भंडारण कैसे किया जाए, इसको स्टोर करने के बाद कैसे लोगों तक पहुंचाया जाए ताकि खराब नहीं हो, बिना खराब किए कैसे हमें दूर स्थानों तक पहुंचाया जाए, वैज्ञानिक उपयोग कैसे किया जाए इनका, इन सब के लिए जो केंद्र बनते हैं उनको कहते हैं सेंटर ऑफ एक्सीलेंस। ठीक है, तो अलवर के प्याज में क्या दिक्कत आती है? अलवर का प्याज जो लाल प्याज है ना, इस लाल प्याज में पता क्या दिक्कत है? इसमें नमी बहुत अधिक है, नमी की मात्रा अधिक होती है लाल प्याज में। तो क्या होता है, थोड़े दिनों के बाद 1-2 दिन घर में पड़े रहते हैं ना, तो हम देखते हैं कि उसमें हरी हरी पत्तियां निकल आती है, जिसको प्याज पत्ती कहते हैं, जो मारवाड़ी में कहते हैं गूंदले आगे भी निकल रहे, कहीं आगे गूंदले निकल आई, तो उस फिर प्याज को हम क्या कहते हैं? वो प्याज सही नहीं है। तो फिर उस ये नमी ही दिक्कत है। तो इस नमी को हटाने के लिए हमें एक प्रॉपर स्टोरेज चाहिए, ताकि मान लो हमें दूरस्थ भेजना है या विदेशों में भेजना है, प्याज हमने इकट्ठा कर लिया, तो एक प्रॉपर स्टोरेज होगा, वो भी एक अच्छा टेक्नोलॉजी से संबंधित स्टोरेज हो, ताकि ये वाली समस्या ना आए जो हरी पत्ती उग जाती है प्याजों में, जो प्याज के क्या जड़ निकल आती है, ऐसे हरी हरी कलर की प्याज पत्ती निकल आती है, वो नहीं निकल आए, वो होने के बाद वो प्याज खराब माना जाता है। तो इसलिए यहाँ पे सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बनाया जाना प्रस्तावित है। किन्नू सेंटर ऑफ एक्सीलेंस, ऑब्वियसली किन्नू कहाँ पे होता है? किन्नू संतरा और मौसमी का मान लो एक मिक्सचर है, बहुत रसीला होता है ये किन्नू। ठीक है, संतरा और मौसमी का मिक्सर मान लो एक। और कहाँ पे होते हैं सबसे ज्यादा? गंगानगर में होते हैं। पहले हनुमानगढ़ में प्रस्तावित था, लेकिन अब कहाँ प्रस्तावित है? श्री गंगानगर में। तो श्री गंगानगर में प्रस्तावित है किन्नू सेंटर ऑफ एक्सीलेंस, यानी कि किन्नू के लिए जितनी भी सामाजिक या टेक्नोलॉजी से संबंधित या फिर किसानों से समस्याओं से संबंधित जो भी जानकारी इकट्ठी करनी है, उन पे समाधान करना है, वो सब यहाँ होगा श्री गंगानगर में। ऑर्गेनिक फूड मार्केट कहाँ प्रस्तावित है? जोधपुर, कोटा, उदयपुर में। जोधपुर, कोटा, उदयपुर में ऑर्गेनिक फूड मार्केट। ऑर्गेनिक फूड मार्केट मतलब ऑर्गेनिक फूड वो होता है जहां पे किसी प्रकार के रसायन का उपयोग नहीं किया जाता है। केमिकल्स होते हैं ना, जो यूरिया और जो एक्स्ट्रा हम जहरीला खाद छिड़कते हैं, उसका उपयोग DPT और DDP को क्या होता है, जो भी होता है DAP, उन सब का उपयोग नहीं करते। सिर्फ जैविक खाद का उपयोग, गोबर हो गया, रसोई का कचरा हो गया, इन सब से, और जो पत्ते हो गए सड़े हुए, इन सब का उपयोग करके जो फूड बनाया जाता है उसको ऑर्गेनिक फूड कहते हैं। और हाल फिलहाल के दिनों में ऑर्गेनिक फूड की डिमांड बहुत ज्यादा है। यूरोपियन कंट्रीज में तो है ही, इंडिया में भी लोग ऑर्गेनिक फूड की तरफ पीछे भाग रहे हैं। ऑर्गेनिक फूड आप देख लो कि मान लो सामान्य टमाटर अगर 40 रुपए किलो है ना, और आप ऑर्गेनिक फूड बना रहे हो, ऑर्गेनिक टमाटर आपका बिकेगा 100 से 150 रुपए किलो, आराम से बिक जाएगा। क्यों? क्योंकि वो ऑर्गेनिक है, लोग डिमांड कर रहे हैं ऑर्गेनिक की। कैंसर के बढ़ते हुए पेशेंट्स को देखते हुए लोग अब वापस पारंपरिक खेती की ओर ही आ रहे हैं। हम क्या कर रहे हैं? वापस पारंपरिक खेती की ओर ही बढ़ रहे हैं। तो ऑर्गेनिक फूड की डिमांड बहुत है। इसको देखते हुए ऑर्गेनिक फूड मार्केट विकसित किए जा रहे हैं जोधपुर, कोटा, उदयपुर में। ठीक है, KUJ से याद करना, KUJ, कोटा, उदयपुर, जोधपुर, और जो ओ कर लेना फिर कुजो, कोटा, उदयपुर, जोधपुर में ऑर्गेनिक फूड मार्केट होगा। आम के लिए सेंटर ऑफ एक्सीलेंस, आम कहाँ पे होते हैं? राजस्थान में सबसे ज्यादा बांसवाड़ा में। तो जो चीज जहां पे होती है सेंटर ऑफ एक्सीलेंस भी वहीं पे ही बनेगा। तो आम के लिए सेंटर ऑफ एक्सीलेंस कहाँ बनेगा? बांसवाड़ा में। ठीक है, आगे देखते हैं।
पोल्ट्री फीड यूनिट यानी मुर्गी पालन होता है। मुर्गी पालन में मुर्गियों को देने के लिए जो दाना है, उसका जो मुर्गियों का जो आहार है, उसको बनाने के लिए एक यूनिट स्थापित की जाएगी। कहाँ पे? तबीजी अजमेर में। और ये तबीजी अजमेर वही है जहां पे राष्ट्रीय बीज मसाला केंद्र है, राष्ट्रीय बीज मसाला अनुसंधान केंद्र है, ICAR का, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर एंड रिसर्च है ना, उसका एक क्या है, राष्ट्रीय बीज मसाला केंद्र है। वहां पे उसी तबीजी में एक पोल्ट्री फीड यूनिट भी स्थापित की जाएगी, तबीजी अजमेर में। अर्ली वार्निंग सिस्टम जोधपुर में एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग के लिए बनेगा। अर्ली वार्निंग सिस्टम जोधपुर के IIT में, जो IIT जो प्रांगण है, परिसर है, वहां पे बनेगा। क्या बनेगा? अर्ली वार्निंग सिस्टम, जो एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग करता रहेगा। मतलब एयर क्वालिटी कैसी है, सही है, गलत है, तो ज्यादा PPM कण तो नहीं हो गए, एयर क्वालिटी हमारी एयर ज्यादा पोल्यूटेड तो नहीं होगी, ये सब हमें वार्निंग देता रहेगा। कौन देता रहेगा? ये अर्ली वार्निंग सिस्टम IIT जोधपुर में है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। मिल्क प्रोसेसिंग प्लांट, देखो मिल्क प्रोसेसिंग प्लांट वैसे तो बहुत है, गंगानगर में भी है, एक दो जगह और भी है, तो ये लेकिन सबसे बड़ा प्लांट है और बड़ा प्लांट प्रस्तावित है। वो तो ऑलरेडी है, उन पे क्या थोड़ा उन्नयन करना है, उनको अपग्रेड करना है, लेकिन ये प्रस्तावित है। इसमें 3 लाख लीटर प्रतिदिन क्षमता का ये होगा प्रोसेसिंग प्लांट। और कहाँ पे होगा? अलवर में। यानी मिल्क से आप तरह तरह के, मान लो दूध से क्या दही बना लिया, पनीर बना लिया, मावा बना लिया, मिठाई बना ली, ये सब जो बनता है प्रोसेस करने के बाद दूध को, तो वो वहां पे जो प्रोसेसिंग प्लांट कहलाता है। तो वो प्रोसेसिंग प्लांट कहाँ पे प्रस्तावित है? अलवर में। और 3 लाख लीटर प्रतिदिन क्षमता का होगा, प्रतिदिन क्षमता का 3 लाख लीटर का होगा। और अभी जो प्लांट है वो मुश्किल से 50,000, 25,000, 20,000 लीटर क्षमता के हैं वो। ठीक है, तो ये सबसे बड़ा है, प्रस्तावित भी है, इसलिए महत्वपूर्ण भी है। टेराकोटा स्किल सेंटर, या इस पे स्टार मारना, टेराकोटा स्किल सेंटर, क्योंकि आप राजस्थान की तैयारी कर रहे हो, आपने राजस्थान कला संस्कृति में पढ़ते हो कि टेराकोटा कहाँ की फेमस है? मोलेला राजसमंद की। लेकिन यहाँ पे आप चकमा खा जाओगे, टेराकोटा स्किल सेंटर पोखरण में बनेगा। जो टेराकोटा कला है वो तो मोलेला राजसमंद की है, लेकिन टेराकोटा सेंटर कहाँ पे बनेगा? स्किल सेंटर पोखरण में। टेराकोटा के बारे में लोगों को ऐसे, मान लो कोई टेराकोटा के बारे में जानना चाहता है या उसको सीखना चाहता है, तो उसको स्किल यानी उसका कौशल विकास कहाँ किया जाएगा? पोखरण में किया जाएगा। ठीक है, स्टार लगा लेना, अगर नहीं पढ़ोगे तो आप गच्चा खा जाओगे और कृष्ण जो प्रश्न होगा उसको गलत करके आ जाओगे, फिर बाहर जाके माथा फाड़ोगे, अरे यार इतना इजी तो था, कैसे गलत कर दिया। जिंक पार्क भीलवाड़ा में एक पार्क है, जिंक पार्क, वो कहाँ खुलेगा? भीलवाड़ा में। ठीक है, कुंभा बायोलॉजिकल पार्क की स्थापना कहाँ होगी? देखो कुंभा का नाम आते ही आप या तो भागोगे आप कुंभलगढ़ या भागोगे आप उदयपुर की तरफ, लेकिन दोनों ही नहीं है, चित्तौड़गढ़ है, ध्यान रखना। कुंभा बायोलॉजिकल पार्क कहाँ होगा? चित्तौड़गढ़ में, चित्तौड़गढ़ में, यहाँ पे इसकी स्थापना होगी। स्पेशलाइज्ड सेंटर फॉर ट्रीटमेंट ऑफ वाइल्ड एनिमल्स, जो वाइल्ड एनिमल्स होते हैं इनके ट्रीटमेंट के लिए, इनके उपचार के लिए कुछ विशेष सेंटर बनाएंगे, स्पेशलाइज्ड सेंटर बनाएंगे। कहाँ पे बनाएंगे? बूंदी, अलवर, जयपुर, बूंदी, अलवर, जयपुर और कोटा, उदयपुर, सवाई माधोपुर। इसको ऐसे याद रखना, बाजकुस से, BAJ, बूंदी, अलवर, जयपुर, कोटा, उदयपुर, सवाई माधोपुर। बाज कुछ ऐसे शॉर्ट वर्ड है, उसको याद रखना। बाज, बाज यानी एक वाइल्ड लाइफ हो गया, इसके लिए स्पेशलाइज्ड ट्रीटमेंट करना है इसका। बाज को कुछ घास खिला के स्पेशलाइज्ड ट्रीटमेंट करेंगे इसका, तो स्पेशलाइज्ड ट्रीटमेंट सेंटर कहाँ बनेगा? इस बाज कुछ में। बूंदी, अलवर, जयपुर, कोटा, उदयपुर और सवाई माधोपुर, यहाँ पे बनेगा। ठीक है, बूंदी, अलवर, जयपुर, कोटा, उदयपुर, सवाई माधोपुर। स्पेशलाइज्ड सेंटर हो गया, ट्रीटमेंट हो गया, कहाँ किसका होगा? वाइल्ड एनिमल्स का होगा। ठीक है, ये कोशिश करता हूँ या उम्मीद करता हूँ आपको ये याद रह जाएगा, क्योंकि आप जब प्रश्न देखोगे तब आपको मजा आएगा कि वाह प्रश्न तो बड़ा शानदार आया, सामने आ गया, बस इसी को तो इंतजार कर रहे थे। चलिए आगे बढ़ते हैं फिर। सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर नेचर फार्मिंग, नेचुरल फार्मिंग या नेचर फार्मिंग कह लो, ये नेचुरल फार्मिंग है, यानी जो मैं आपको बता रहा था कि हम जैविक खाद्यों की तरफ वापस बढ़ रहे हैं, हम पारंपरिक खेती की तरफ वापस बढ़ रहे हैं। क्यों? क्योंकि रासायनिक खाद्य या जो भी जहरीली खाद्य DAP VAP का उपयोग करते थे, उसका इन दी एंड अब जो रिजल्ट आ रहा है वो थोड़ा भयावह रिजल्ट है। क्यों? क्योंकि कुछ ऐसे रोगों की मात्रा दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है जो नहीं होने चाहिए थे, और वो कहीं ना कहीं इन रासायनिक खादों का ही वो परिणाम है। तो उनको छोड़ के लोग वापस पारंपरिक खेती की तरफ आ रहे हैं। तो इसके लिए नेचुरल फार्मिंग के लिए सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की स्थापना कहाँ की जाएगी? श्री कर्ण नरेंद्र कृषि विश्वविद्यालय जोबनेर जयपुर में। ये एक एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है, अपने यहाँ पे जोबनेर में, जयपुर से आगे थोड़ा सा जोबनेर पड़ता है, जयपुर जिले में आता है, वहां पे। ठीक है, वहां पे है एक विद्यालय, श्री कर्ण नरेंद्र कृषि विश्वविद्यालय, वहां पे है ये सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर नेचुरल फार्मिंग बनेगी, प्रस्तावित है। इको पार्क बनेड़ा शाहपुरा भीलवाड़ा में, और इसी में यहाँ पे एक जिंक पार्क भी भीलवाड़ा में था। ठीक है, अभी हमने पीछे पढ़ा। इको पार्क भी कहाँ बनेगा? बनेड़ा, बनेड़ा शाहपुरा तहसील है जो भीलवाड़ा की, वहां बनेगा। नेचुरल पार्क टोडा राइसिंग टोंक में,
नेचर पार्क टोडा रायसिंग टोंक में। तो 3 पार्क अभी तक आ गए, एक जिंक पार्क भीलवाड़ा और इको पार्क भीलवाड़ा। नेचर पार्क कहाँ बनेगा? टोडा रायसिंग टोंक में। चलिए आगे चलते हैं। कंप्रेस्ड बायोगैस प्लांट। कंप्रेस्ड बायोगैस प्लांट क्या होते हैं? कंप्रेस्ड बायोगैस वो होती है जो गोबर से या फिर पराली और से बनाई जाती है। इससे क्या होगा? एक तो दुग्ध पालक होते हैं, उनको फायदा होगा, उनका गोबर अच्छे दामों पे बिकेगा, उससे गैस बनेगी। और ये जो अभी किल्लत चल रही है रसोई गैस वाली, अभी जो आपको सिलेंडर ब्लैक में, देखो आप जयपुर में रहते हो, आपके पास कनेक्शन होंगे नहीं क्योंकि आप पढ़ने आए हो। अब क्या करती है जो गैस कंपनियां, अब अपनी गैस कंपनियां और ये गैस कंपनियों के साथ साथ ये जो डिस्ट्रीब्यूटर हैं ये अपनी मनमानी कर रहे हैं। वो जो 800-900 का सिलेंडर है, अब आपके पास क्या है कि कनेक्शन नहीं है तो वो आपसे 5,000, 4,000, 3,000 मुंह मांगी रकम मांग रहे हैं। और आपकी मजबूरी, आप दे भी रहे हो, क्योंकि इंडक्शन पहले 1,500, 2,000 का आता था, वो इंडक्शन 6,000 का हो गया और उसमें भी बिजली की खपत होती है और टाइम भी बहुत ज़्यादा लगता है। जो गैस पे जो चीज़ आधे घंटे बनती है वो चीज़ इंडक्शन पे 1.5 घंटा 1 घंटे के आसपास लग जाता है। तो गैस कंपनी अभी उस गैस कंपनी या गैस कंपनियों की किल्लत को, जो हम किल्लत झेल रहे हैं, उसको हटाने के लिए बायोगैस प्लांट प्रस्तावित है। ठीक है, प्रस्तावित है। कहाँ कहाँ प्रस्तावित है? जोधपुर और जयपुर में। जयपुर के बस्सी में पहले ही प्रस्तावित हो गया था। ठीक है, जयपुर के जो बस्सी है, बस्सी में तो पहले ही प्रस्तावित था, उसके बाद भी जयपुर में दोनों प्रस्तावित कर दिए गए। पीपीपी मॉडल पर आधारित है, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, यानी सरकार के साथ साथ निजी भागीदारी भी होगी इसमें। इन दोनों को मिला के जो पार्टनरशिप जो मॉडल बनेगा वो होगा पीपीपी मॉडल, और कंप्रेस्ड बायोगैस प्लांट होंगे का जोधपुर और जयपुर में। ये बस याद रखना, ठीक है, ताकि ये रसोई गैस की जो किल्लत चल रही है, भविष्य में भी कोई युद्ध हो मान लो तो फिर ये किल्लत आएगी, तो उन सबको रोकने के लिए हम खुद अपने आप से, हमारे पास जो संसाधन या जो कचरा या जो भी उपलब्ध है उनसे ही हम गैस बना सके, ताकि हमें किसी और पर निर्भर न रहना पड़े और हम क्या हो जाए? आत्मनिर्भर हो जाए। चलिए आगे चलते हैं। स्टेट ऑफ द आर्ट प्रयोगशाला जयपुर में खुलेगी। स्टेट ऑफ द आर्ट प्रयोगशाला, इसके नाम पे मत जाना कि स्टेट ऑफ द आर्ट प्रयोगशाला है तो हो सकता है कोई कला और संस्कृति के संरक्षण का कार्य कर रही हो, नहीं, ये कर रही है पर्यावरण संरक्षण और प्रदूषण नियंत्रण के क्षेत्र में रिसर्च एंड डेवलपमेंट, अनुसंधान और विकास का काम करेगी। ये रिसर्च किसमें? पर्यावरण के संरक्षण में, पर्यावरण के संरक्षण में और प्रदूषण के नियंत्रण में। स्टेट ऑफ द आर्ट प्रयोगशाला, इस बात को ध्यान रखना है। ठीक है, गच्चा मत खा जाना यहाँ पे भी। आगे चलते हैं। ये देखो अपने यहाँ पे क्या बनेगा? CAAQMS। इसके क्या बनने वाले हैं? अपने निगरानी स्टेशन बनने वाले हैं। कहाँ पे? 4 जगह बनेंगे जो NCR से टच में है बिल्कुल। कौन सा? एक तो अलवर के थानागाजी में, और कोटपुतली बहरोड के नीमराणा में, और तिजारा खेरथल के तिजारा में, और भरतपुर के बयाना में। ये 4 जगह क्या बनने वाले हैं? CAAQMS। सी का मतलब कंटिन्यूअस एम्बिएंट एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग स्टेशन, जो कंटिन्यू एयर की क्वालिटी मॉनिटरिंग करते रहते हैं। मतलब हर टाइम, ऐसा नहीं है कि भाई आज की एयर क्वालिटी कल बताएगा, नहीं, हर आधे घंटे में, हर 15 मिनट में बता देगा कि एयर की क्वालिटी क्या चल रही है। अभी 1 घंटे में बता देगा कि एयर की क्वालिटी क्या चल रही है आसपास जो एयर है। क्योंकि गुड़गांव और दिल्ली का तो एयर आपको पता ही है कितनी खतरनाक एयर है वहाँ की, वहाँ पे तो प्रदूषण एक लेवल पे पहुंचा हुआ है। तो ये बिल्कुल उनके टच में लगने वाले जिले हैं। तो यहाँ पे इनका भी जो प्रदूषण नियंत्रण है, जो उसको ध्यान रखना भी जरूरी है, उस पर निगरानी रखना भी जरूरी है, इसलिए यहाँ पे स्थापित हुए हैं। तो एक प्रश्न ऐसा बन सकता है, 20-20 करोड़ छोड़ो, 2 वर्षों में बनेगी, ये भी ठीक है। प्रश्न ऐसा बन सकता है कि हाल ही में प्रस्तावित जो CAAQMS है, ये कहाँ पे किस तरफ प्रस्तावित है? राजस्थान के किन जिलों की तरफ प्रस्तावित है? उत्तर पूर्वी, उत्तर पश्चिमी, दक्षिण पूर्वी या दक्षिण पश्चिमी? तो ये दक्षिण पूर्वी जिले हैं जो दिल्ली से टच में है, वहां पे प्रस्तावित है, ध्यान रखना ये, ठीक है। तो ऐसा ही प्रश्न बन सकता है, डायरेक्ट न पूछ के वो थोड़ा सा इनडायरेक्ट घुमा के आपको कह सकता है, जलेबी की तरह वो पूछ सकता है। बाकी है बहुत सिंपल, ध्यान रखना जो बॉर्डर कहाँ पे, दिल्ली के आसपास या NCR के पास टच हो रहे हैं, क्यों? क्योंकि वहां पे ऑलरेडी बहुत ज्यादा प्रदूषण है, तो वो प्रदूषण यहाँ पे ऑब्वियसली आएगा, तो उसको निगरानी रखने के लिए हम ये बनाएंगे CAAQMS। चलिए आगे चलते हैं, आप इस चीज को याद रखना। अटल बिहारी वाजपेयी ग्लोबल सेंटर फॉर एडवांस स्किलिंग, एडवांस स्किलिंग हो आपके पास, उन्नत कौशल हो, इसके लिए अटल बिहारी वाजपेयी सेंटर कहाँ पे प्रस्तावित है? जयपुर में। आपके पास भी एकदम एलोन मस्क की तरह, स्टीव जॉब्स की तरह एक उन्नत कौशल विकसित किया जाए। आप में से कोई आगे जाके एलोन मस्क बने, आप में आगे जाके स्टीव जॉब्स बने, या अली बाबा का जो डायरेक्टर था जैक मा वैसा बने। तो इसके लिए क्या है, हम क्या स्थापित कर रहे हैं? एडवांस स्किलिंग के ग्लोबल सेंटर स्थापित कर रहे हैं। कहाँ पे? जयपुर में, ठीक है। तो देखते हैं कौन बनता है आगे भविष्य में।
हरियालो राजस्थान पर्यावरण कॉन्क्लेव, ये पर्यावरण कॉन्क्लेव है। ये देखो नाम देख लो आप, हरियालो राजस्थान पर्यावरण कॉन्क्लेव है, लेकिन इसका जो आयोजक है वो बहुत महत्वपूर्ण है। क्यों? क्योंकि जब कोई सरकार की कोई बॉडी होती है ना, वो कोई चीज की आयोजन कराती है ना, तो वो आयोजन हमारे लिए महत्वपूर्ण हो जाता है। इसका आयोजन करवा रहा है ये देखो, राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, RSPCB, राजस्थान स्टेट पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, राजस्थान स्टेट पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड। तो ये हमारे लिए महत्वपूर्ण हो गया। नाम पे मत जाना, नाम तो याद आपको रह जाएगा, हरियालो राजस्थान पर्यावरण कॉन्क्लेव। आपको लगेगा छोटा मोटा कॉन्क्लेव है, कोई प्राइवेट संस्था ही करा रही होगी, नहीं करा रही प्राइवेट संस्था। इसको राजस्थान राज्य प्रदूषण कंट्रोल बोर्ड करवा रहा है, प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड करवा रहा है। बस इस बात को ध्यान रखना है। हुआ कहाँ पे है? जयपुर में हुआ है। ये देखो CM साहब है, हरियालो राजस्थान पर्यावरण कॉन्क्लेव है, CM साहब की अध्यक्षता में ये हुआ है। चलिए आगे चलते हैं, बस ये ध्यान रखना, RS राजस्थान स्टेट पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ने इसको करवाया है, इसका आयोजन करवाया है। अंतरराष्ट्रीय डुगोंग संरक्षण केंद्र, अंतरराष्ट्रीय डुगोंग संरक्षण केंद्र कहाँ पे बन रहा है? ये बन रहा है अपने भारत के मनोरा, तंजावुर, तमिलनाडु में। भारत के तमिलनाडु राज्य के तंजावुर जिले के मनोरा नामक स्थान पे, मनोरा नामक स्थान, तंजावुर जिला, तमिलनाडु राज्य, भारत का। और डुगोंग क्या होता है? ये देखो, ये फोटो आपने ऑलरेडी कभी देख रखी होगी, पहले भी बहुत देख रखी होगी। अब इस डुगोंग का अंतरराष्ट्रीय बन रहा है क्या? अंतरराष्ट्रीय संरक्षण केंद्र। इनको खतरा हो रहा है या तो शिकार से या फिर मानवों के अतिक्रमण से। बार बार मछली पालन के जा रहे हैं मछली पकड़ने के लिए, या फिर वहां पे आसपास उनका जहाजों का या नाव का बेड़ा चलता है, तो इनसे भी ये परेशान होते हैं। तो इनके संरक्षण की आवश्यकता है। तो वो कहाँ पे बनेगा? मनोरा, तंजावुर, तमिलनाडु में। और इसको एक नाम और कहते हैं, देखो बेचारा बहुत सीधा सा भोला सा है, इसलिए इसको समुद्री गाय भी कहते हैं। ये पूर्णतः शाकाहारी है। समुद्री गाय क्यों कहते हैं? ये समुद्र की घास खाता है। और इसको समुद्र का किसान भी कहा जाता है। किसान क्यों कहा जाता है? ये यहाँ से घास खाएगा, थोड़ी बहुत बची, आगे जाता जाता आगे मैदान में डाल देगा, फिर वहां घास उग जाएगी, फिर आगे जाएगा, थोड़ी बहुत घास का चीज आगे डाल देगा। तो ऐसे घास पूरा समुद्री मैदान का ये एक तो तल छट बनाए रखता है, जो तल छट होता है समुद्र का, उसको बना के रखता है। उसके साथ साथ क्या करता है? घास भी इधर से उधर ट्रांसफर करता रहता है। खाएगा तो मुंह में अड़गी, फिर वहां पे थूकेगा, फिर वहां पे नई घास उग जाएगी। तो इसलिए इसको समुद्री किसान भी कहते हैं। दो नाम है इसके, तो आप याद रखना। अंतरराष्ट्रीय स्तर का बन रहा है, इसलिए हमारे लिए महत्वपूर्ण है। ये इंडिया जी के स्टार्ट हो गया। तो डुगोंग है, समुद्री गाय है क्योंकि पूर्णतः शाकाहारी है। समुद्री किसान भी कहते हैं क्योंकि मैंने आपको बता दिया, इसलिए इसको समुद्री किसान कहते हैं। अगला टॉपिक देखते हैं क्या है। बौद्ध स्तूप अवशेष प्राप्त हुए हैं। बौद्ध स्तूप अवशेष प्राप्त हुए कहाँ पे हुए हैं? बारामुल्ला, जो उत्तरी कश्मीर है, वहां पे एक जगह है, उस जगह का नाम है जेहनपोरा। क्या नाम है? जेहनपोरा, उत्तरी कश्मीर, बारामुल्ला में। ठीक है, 2000 वर्ष पुराने अवशेष प्राप्त हुए हैं। 10 एकड़ में फैला कश्मीर का अब तक का सबसे बड़ा बौद्ध स्तूप है। ये बौद्ध स्तूप जो बौद्धों का ऐसा हुआ करता था, मान लो बौद्धों का स्तूप, यहाँ पे कुछ सीढ़ियाँ होती थी, ऐसे ऐसे चढ़ते थे, ये सीढ़ियों से ऐसे उतरते थे, और ऐसे गोलाकार एक स्तूप हुआ करता था, और यहाँ पे कुछ ऐसे ऐसे इनके लगे रहते थे। ये बौद्ध स्तूप होता था। ये 10 एकड़ में फैला कश्मीर का अब तक का सबसे बड़ा प्राप्त बौद्ध स्तूप है। कहाँ पे? जेहनपोरा, जेहनपोरा, बारामुल्ला, उत्तरी कश्मीर में। पूछा जा सकता है कि हाल ही में जो प्राप्त बौद्ध स्तूप है वो कहाँ प्राप्त हुआ है? उत्तरी भारत में। उत्तरी भारत में कहाँ पे प्राप्त हुआ है? उत्तरी कश्मीर में, बारामुल्ला जिले के जेहनपोरा नामक स्थान पे। ठीक है, इसको याद रखना। बताद्रवा थान, बताद्रवा थान, ये थान भी अभी चर्चा में है। क्यों? क्योंकि इसको रीडेवलप्ड किया गया है, इसका पुनर्विकास किया गया है, और इसका उद्घाटन किया है केंद्रीय मंत्री श्री अमित शाह जी ने। ये देखो, ये बताद्रवा थान है, बहुत सुंदर थान है, इसका रीडेवलपमेंट किया गया है। ये किससे संबंधित है? ये एक 15वीं सदी के संत थे, 15वीं सदी के एक महान संत थे। कवि कह लो, चित्रकार कह लो, साहित्यक कह लो, उनको समाज सुधारक कह लो, बहुत से नाम है, बहुत से काम किए इन्होंने। इसलिए इनका नाम भी एक बहुत ऊंचे स्तर पे असम में है। असम में बहुत बड़े स्तर के संत थे 15वीं शताब्दी के। नाम क्या था? श्रीमंत शंकर देव, श्रीमंत शंकर देव। और इनका जो उपासना थी, ये एक वैष्णव धर्म, यानी एक नाम शरण धर्म, एक शरण नाम धर्म, एक शरण नाम धर्म को पालन करते थे। ये एक शरणम नाम धर्म, ऐसा कुछ करके इनका एक क्या था? इनका जो कहते हैं ना सिद्धांत था धर्म का, कि भगवान का नाम एक है, ये एकेश्वरवादी थे, एक में ही विश्वास करते थे, और भगवान श्री कृष्ण के अनन्य भक्त थे। तो उनके साथ साथ इन्होंने समाज सुधार का भी काम किया। जातिवादी का इन्होंने जो प्रखंड, जो कहते थे ना जातिवादी की जो पहले होती थी, जो
बहुत ज्यादा लेवल पे थी, उस सब का उन्होंने घोर विरोध किया, पाखंड का घोर विरोध किया इन्होंने। इसलिए ये कवि, ये जो संत हैं, ये आज भी इनको वहां पे पूजा जाता है। और एक बहुत ये जो कहते हैं ना श्रद्धेय, जिसको कहते हैं श्रद्धा पूर्वक इनको देखा जाता है, उनको कहते हैं श्रद्धेय, वो भक्त है, वो एक ये क्या है, भगवान के भक्त हैं और एक बड़े संत है। तो इनका नगांव जिला में स्थान है, ये बता दो स्थान नाम आ जाए तो कहाँ पे है, नगांव जिला असम में है। और किनका है, श्री शंकर देव, श्रीमंत शंकर देव का है। और एक शरण नाम धर्म इनका क्या था, ध्येय वाक्य था या इनका सिद्धांत था। चलिए आगे चलते हैं। राष्ट्र प्रेरणा स्थल, इस पे स्टार मार लेना आप, 2-3 मार सको तो, कहीं ऐसा ना हो ये प्रश्न आपको एज इट इज एग्जाम में देखने को मिले और आप बहुत ज्यादा खुश हो जाओ। राष्ट्र प्रेरणा स्थल, इसके कुछ कारण हैं एग्जाम में आने के। एक तो ये अभी का भी क्या हुआ, इसके ऊपर इसका इनोग्रेशन हुआ, इसका उद्घाटन हुआ है, किया किसने है, मोदी जी ने। तो पीएम किसी चीज का उद्घाटन कर रहे हैं तो वो वैसे ही महत्वपूर्ण हो जाती है। दूसरा कारण क्या है कि अब इसमें क्या है कि जो नेता है ना, ये बीजेपी के बहुत बड़े बड़े लीडर हैं, बीजेपी के बहुत बड़े बड़े लीडर हैं और उनकी मूर्तियां बनी है। और इनकी मूर्तियां ऐसी पहली बार बनी है, ऐसी मूर्तियां पहली बार बनी है, तो इसलिए भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो इस स्थल को सम्मिलित रूप से कहा गया प्रेरणा स्थल। ये बहुत पहले कूड़े का स्थान हुआ करता था, यहाँ पे कचरा हुआ था, यहाँ पे लोग रुकना पसंद नहीं करते थे। जैसे इसके पास से निकलते लोग अपनी गाड़ी का शीशा ऊपर कर लेते कि क्यों, क्योंकि बदबू आ जाएगी। अब फिर इसका कायाकल्प किया गया और 3 मूर्तियां स्थापित की गई। किसकी, अटल बिहारी वाजपेयी जी की, पंडित दीनदयाल उपाध्याय और श्यामा प्रसाद मुखर्जी की। 65 एकड़ में फैला है और प्रत्येक मूर्ति की लंबाई भी कितनी है, 65 फीट है, 65 फीट। ये यहां से यहां तक 65 फीट है प्रत्येक मूर्ति की लंबाई, और 65 एकड़ में ही ये प्रेरणा स्थल फैला है। इसका इनोग्रेशन किया गया था जब सुशासन दिवस मनाया जाता है। अटल बिहारी वाजपेयी जी की जयंती आती है, उस दिन सुशासन दिवस मनाया जाता है। शायद 25 दिसंबर को आती होगी, एग्जैक्ट नहीं बता रहा, शायद 25 दिसंबर को आती होगी। उस दिन इसका इनोग्रेशन किया गया था। ठीक है, अब पढ़ लेते हैं। कहाँ पे है, लखनऊ में। लखनऊ में पीएम द्वारा लोकार्पण किया गया है, लखनऊ उत्तर प्रदेश में। ठीक है, लखनऊ उत्तर प्रदेश में पीएम द्वारा इनका क्या किया गया है, लोकार्पण किया गया है। अटल बिहारी वाजपेयी जी की 101वीं जयंती, जिसको सुशासन दिवस भी कहता है, इनके अवसर पर इसका लोकार्पण किया गया है। यह स्मारक वाजपेयी जी, पंडित दीनदयाल उपाध्याय और श्यामा प्रसाद मुखर्जी तीनों के योगदान को समर्पित है। तीनों की मूर्तियां हैं, 65 एकड़ में फैला है, 65 फीट की प्रत्येक मूर्ति है। ठीक है, प्रेरणा स्थल है, कहाँ पे है, लखनऊ में है। बस ये बातें आपको याद रखनी है, प्रश्न आपको जरूर देखने को मिल सकता है एग्जाम में। चलिए आगे चलते हैं। सनराइज फेस्टिवल पहली बार मनाया गया। सनराइज कहाँ पे मनाया जा सकता है, जैसे ये इंडिया है, मान लो इंडिया का मैप है, ऐसा कुछ करके है? ये इंडिया का मैप है, तो ये सूरज इस तरफ उगता है, सूरज इस तरफ उगेगा यानी पूर्व की तरफ, तो सबसे पहले यहाँ पे पड़ेगा, सबसे पहले सूरज यहाँ पे पड़ेगा। और यहाँ पे कौन सा स्टेट है अपना, अरुणाचल प्रदेश। तो सनराइज फेस्टिवल मनाया गया अरुणाचल प्रदेश में। अरुणाचल प्रदेश के किस गांव में, अरुणाचल प्रदेश का एक गांव है डोंग गांव, वहां पे पहली बार मनाया गया, इसलिए इंपॉर्टेंट है ये। और जिला कौन सा हो गया, अंजा जिला। जिला कौन सा हो गया, अंजा जिला। अंजा जिला के डोंग गांव में अरुणाचल प्रदेश में पहली बार सनराइज फेस्टिवल मनाया गया है। और क्या है, ये भारत का सबसे पूर्वी बिंदु है जहां सर्वप्रथम क्या होता है, सूर्योदय होता है। ये भारत का सबसे पूर्वी बिंदु है जहां पे सबसे पहले सूर्योदय होता है। सूरज जैसे पूर्व की तरफ उगेगा और पश्चिम की तरफ छिप जाएगा। तो अपने राजस्थान में या गुजरात की तरफ कोई सबसे अंतिम बिंदु होगा जहां पे सूरज छिपेगा और उगेगा कहां पे, सबसे पूर्वी बिंदु में। और वो गांव कौन सा है, डोंग गांव, अंजा जिला, अरुणाचल प्रदेश। डोंग गांव, अंजा जिला, अरुणाचल प्रदेश। और यहाँ पर पहली बार सनराइज, सनराइज का मतलब तो सूर्योदय, सूर्योदय फेस्टिवल मनाया गया है। और ये 3 देशों की सीमा पे गांव है ये, इधर चाइना हो गया, इधर म्यांमार हो गया और इधर भारत हो गया। इन तीनों की सीमा पे ये गांव बसा हुआ है। मेयोर जाखरिंग जनजाति का घर है और इन्हीं जाति को सनराइज पीपल भी कहा जाता है। इस पूरे गांव में, कितना सुंदर गांव है देखो, इस पूरे गांव में एक पर्टिकुलर जनजाति रहती है जिसका नाम है मेयोर, या फिर उनको जाखरिंग भी कहा जाता है। ये क्या होता है, सनराइज पीपल कहलाते हैं ये, कि सूर्य का सबसे पहले स्वागत ये करते हैं, इसलिए इनको सनराइज पीपल भी कहा जाता है। तो ये बात भी याद रखना, इंपॉर्टेंट है ये चीज। अब देखो पंजाब सरकार, पंजाब सरकार ने क्या है कि 3 नगरों को पवित्र नगर घोषित किया है। क्यों, क्योंकि वहां पे सिख धर्म के, या तो क्या है, या तो यहाँ पे सिख धर्म के तख्त हैं या फिर वहां पे धार्मिक महत्व है। इसलिए पंजाब सरकार ने 3 नगरों को पवित्र नगर घोषित कर दिया। कौन कौन से है, अमृतसर, अमृतसर के साथ साथ आनंदपुर साहिब और इसके साथ साथ तलवंडी साबो। तो ये याद रखना कि हाल ही में पंजाब सरकार ने किन नगर को पवित्र नगर घोषित किया है। तो ऑप्शन में आपको 4-5 नगर दे देगा और उनमें से ये 3 होंगे, वो आपके सही ऑप्शन होंगे, अमृतसर, आनंदपुर साहिब और तलवंडी साबो। चलिए आगे चलते हैं।
सोमनाथ स्वाभिमान पर्व प्रभास पाटन गुजरात में, ये क्यों मना रहे हैं? अभी वर्ष कौन सा चल रहा है? 2026। 2026 सोमनाथ पे पहला हमला कब हुआ था? 1026 ईस्वी में महमूद गजनवी ने किया था पहला हमला। तो ये हम उस आक्रांता को बता रहे हैं कि तेरे 1000 वर्ष पूर्व हमला करने के बाद भी आज भी सोमनाथ मंदिर जीवित है। आपने 1000 बार उसको तोड़ने का प्रयास किया, 100 बार आपने उसको लूटा, बहुत कुछ किया, लेकिन आज भी ये क्या है? मंदिर अपनी पूर्व अवस्था में विद्यमान है। कैसे न कैसे करके हमको उसको आज भी उसको जीवित रख रखा है। पूर्व अवस्था में तो नहीं है, लेकिन आज भी उसको जीवित रख रखा है। इसलिए ये पर्व मनाया गया है सोमनाथ स्वाभिमान पर्व। 1000 वर्ष हो गए इस चीज को, 1000 वर्ष हो गए ना। 1026 में हुआ था आक्रमण, 2026 चल रहा है, तो इसलिए ये पर्व मन रहा है। कहाँ मन रहा है? प्रभास पाटन गुजरात में। बस इतना ध्यान रखना, प्रभास पाटन गुजरात में। और मोदी जी ने भी इस पर्व का इनॉग्रेशन किया था, पीएम साहब ने। आगे चलते हैं, सेला झील और सेला दर्रा। ये देखो अरुणाचल प्रदेश की बहुत सुंदर झील है सेला झील, और ये बहुत सुंदर एक दर्रा है, दर्रा निकलता है, उसको कहते हैं सेला दर्रा। इसको पैराडाइज लेक भी कहते हैं, यानी स्वर्ग की झील भी कहते हैं। ये अभी चर्चा में थी, तो ध्यान रखना है कहाँ पे? ये अरुणाचल प्रदेश में है, तवांग में, अरुणाचल प्रदेश के तवांग में है। वीओ चिंद बरनार पोर्ट कहाँ पे है? ये अभी चर्चा में है। वीओ चिंद बरनार पोर्ट कहाँ पे है? तूतीकोरिन तमिलनाडु में, तूतीकोरिन तमिलनाडु में है। क्यों चर्चा में है? क्योंकि यहाँ पे 1500 करोड़ के अधिक की अवसंरचना और हरित ऊर्जा परियोजना की शुरुआत हो रही है। 1500 करोड़ से अधिक की अवसंरचना यानी इंफ्रास्ट्रक्चर, बंदरगाह बनना या फिर कुछ कमरे वमरे ऑफिस बनने, वो सब अवसंरचना के साथ साथ हरित ऊर्जा परियोजना की शुरुआत होने वाली है 1500 करोड़ की। कहाँ पे? वीओ चिंद बरनार पोर्ट। ये वीओ चिंद बरनार पोर्ट नाम किस पे पड़ा है? 1906 ईस्वी में एक क्रांतिकारी थे जिनका नाम था वीओ चिंद बरनार। उन्होंने क्या किया? जो ब्रिटिश सरकार का जो समुद्र पे आधिपत्य था ना, उसको चुनौती दी थी। वो कोई मछली पालन करने जाते होंगे तो उनको रोक दिया गया, या फिर उनको दिया गया कि यहाँ पे आप मछली पालन हमारे अलावा नहीं कर सकते। तो उनका क्यों ब्रिटिश सरकार ने कहा था पूरे समुद्र पे हमारा अधिकार है, हमारा एकाधिकार है। तो उस एकाधिकार को 1906 में चुनौती दी थी वीओ चिंद बरनार ने। तो उन पे नाम पड़ा है इसका, इस पोर्ट का नाम वीओ चिंद बरनार का। तो वो एक स्वतंत्रता सेनानी थे 1906 ईस्वी के, ठीक है। ब्रिटिश सरकार के समुद्री एकाधिकार था उसको चुनौती दी थी इन्होंने, इसलिए उन पे नाम पड़ा है। तो इंपॉर्टेंट है, जगह याद रखना, तूतीकोरिन तमिलनाडु। बस ये पूछा जा सकता है कि हाल ही में चर्चा में रहा वीओ चिंद बरनार पोर्ट कहाँ पे है? केरला में है, कर्नाटक में है, तमिलनाडु में है, या फिर चौथा राज्य कौन है? आंध्र प्रदेश में है। तो कहाँ पे? ये तमिलनाडु के तूतीकोरिन में है। चलिए आगे चलते हैं। भारतीय रेलवे ने साबरमती अहमदाबाद गुजरात से पहली एलएनजी ड्यूल फ्यूल डेमू का सफलतापूर्वक शुभारंभ किया है रेल ने। देखो ये एक रेल है, ये वाली, इसका क्या हुआ? सफलतापूर्वक शुभारंभ हुआ है। इसमें एलएनजी है, लिक्विड नेचुरल गैस के साथ साथ डीजल दोनों पे चलती है। ये पहली रेल है जो एलएनजी के साथ साथ डीजल दोनों पे चलेगी, ठीक है। इसलिए ये चीज महत्वपूर्ण हो जाती है। कहाँ पे स्टार्ट की है? साबरमती। साबरमती कहाँ है? अहमदाबाद गुजरात में। इसलिए ध्यान रखना, ये जो डेमू है एलएनजी डीजल ड्यूल फ्यूल दोनों फ्यूल का ये उपयोग कर सकती है। इसलिए क्या हो सकती है? हाइब्रिड एक इंजन हो गई। आगे देखते हैं, भारत का नया हिल स्पोर्ट डेस्टिनेशन पूछा जाए कहाँ पे है? नेत्रहाट झारखंड। ये देखो नेत्रहाट झारखंड, इसको क्वीन ऑफ झारखंड भी कहा जाता है, झारखंड की रानी भी कहा जाता है, क्वीन ऑफ झारखंड। तो अगर पूछा जाए कि हाल ही में घोषित नया हिल स्पोर्ट स्टेशन भारत का कहाँ पे है, तो कहाँ पे है? झारखंड में, और झारखंड का भी नेत्रहाट, और जिसको क्वीन ऑफ झारखंड भी कहा जाता है। तो ये जनवरी फरवरी की मोस्ट ऑफ द इम्पोर्टेंट जो कह सकते हैं, जिसको हम अलग अलग से, जिसको महत्वपूर्ण खबरें हैं अलग अलग क्या सोर्सेज से लेके आए हैं, ऑथेंटिक सोर्सेज से आपके सामने लेके आए हैं। इसके बाद में मार्च की बच जाएगी और थोड़ी बहुत अप्रैल की। अप्रैल तो कंटिन्यू चल रहा है, और मार्च की भी मैं आपको एक बार पूरे टॉपिक करा दूं। जनवरी फरवरी के 10 टॉपिक है, उसके बाद वापस मार्च और अप्रैल के रिपीट करवा दूंगा आपको। तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है, कहीं आप संदेह मत करना, संदेह किसी के ऊपर मत करना। बस संदेह करो तो थोड़ी बहुत अपनी तैयारी पे घर लो कि यार मेरी तैयारी हुई है नहीं हुई, और उस पर भी मत करो। मैं कह रहा हूँ अगर आपने तैयारी की है, अगर आपने पिछला साल भर या 6-7 महीने एकदम जम के तैयारी की है, तो आपको संदेह करने की जरूरत नहीं है। क्योंकि संदेह करने से क्या हो जाएगा? आप बस विश्वास रखो कि मेरा ही होगा, जो प्रश्न मैंने पढ़े हैं या जो चीज़ें मैंने पढ़ी है वही एग्जाम में आएगी, और ये विश्वास ही इन दी एंड आपका सिलेक्शन करवाता है। क्यों? क्योंकि कॉन्फिडेंस होना बहुत जरूरी है। कॉन्फिडेंस के बिना कुछ भी नहीं है। पेपर करने जाओगे, कॉन्फिडेंस होगा तो आपके बहुत से क्वेश्चन भी सही हो जाते हैं कॉन्फिडेंस से, और जब आपके पास कॉन्फिडेंस नहीं होगा तो आते हुए प्रश्न भी गलत होते हैं। बाहर निकल कहते हैं ना, अरे यार ये प्रश्न तो मेरे को आ रहा था। क्यों? क्योंकि आप घबरा गए थे। एग्जाम हॉल का जो माहौल होता है बहुत ज़्यादा टेंस्ड होता है, तनाव भरा होता है, तो उससे आप घबरा जाते हो। तो हमें घबराना नहीं है। अगर आपको कोई लड़का आके कहते
मान लो अभी के टाइम में कि यार ये वाली पुस्तक पढ़ ले, ये बहुत अच्छी है, ये वो है, तो आप पढ़ सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मैं आपको एक ही बात कहना चाहूँगा, देखो हर बार जरूरी नहीं है कि मीठी चीजें जो हमको मीठी लगे वो सही हो। जब आप बीमार पड़ते हो तो आपको जो दवाई दी जाती है वो कड़वी दवाई दी जाती है, और कड़वी दवाई आपके स्वास्थ्य के लिए लाभप्रद होता है। वही आप बीमार पड़ रहे हो, अगर आपको कोई ऐसी मीठी दवाई दी जाए वो आपके स्वास्थ्य के लिए लाभप्रद ना हो, तो आपके क्या काम की? बताओ, कुछ काम की है? क्योंकि दवाई लगने में मीठी है लेकिन स्वास्थ्य के लिए काम की नहीं है। तो कभी कभी कड़वी दवाई होती है वो स्वास्थ्य के लिए लाभदायक भी होती है। तो हम आपको जो करा रहे हैं उस पर आप भरोसा रखो, विश्वास रखो और हमारे साथ साथ चलते रहो। और आपको क्या करना है, 2-3 छोटे मोटे काम है। इस वीडियो को थोड़ा लाइक कर दिया करो, लाइक करने के बाद में इसको अपने दोस्तों के साथ शेयर करो, और हमारे इस चैनल को आप क्या करो, सब्सक्राइब करो। उससे हमें क्या मिलेगा, थोड़ा सा मोटिवेशन मिलेगा। हम मोटिवेशन मिलेगा, हम आपके लिए और नए नए कोर्स लेके आएंगे। आपके लिए नए नए कोर्स फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ पे अवेलेबल रहेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। आप जैसे जैसे आप इस चैनल को प्रमोट, आप लाइक करोगे, सब्सक्राइब करोगे, तो हमें ऑलरेडी अपने आप मोटिवेशन मिल जाता है। आप ज़्यादा देखते हो तो हमें और अच्छा लगता है, आपके कमेंट पढ़ते हैं तो हमें अच्छा लगता है, चलो बच्चों को अच्छा लग रहा है, बच्चे इसके साथ जुड़ रहे हैं, तो हमें भी क्या आता है, और ज़्यादा मेहनत करने का मन करता है। अगर आप देखोगे नहीं, लाइक ही नहीं करोगे, तो हम फिर ऐसा रहेगा यार बच्चों को तो इंटरेस्ट ही नहीं है, क्यों वीडियो बनाए, किसके लिए बनाए। इसलिए आप क्या करो, वीडियो देखने के साथ साथ थोड़े से क्या कृतज्ञ भी रहा करो। थोड़ा सा कृतज्ञ रहा करो, लाइक कर दिया करो, और कुछ नहीं होता। और टेस्ट सीरीज जरूर देनी है, टेस्ट आपको ऐप में मिल जाएगी। देखो iOS वाले की थोड़ी सी दिक्कत है, आप एंड्रॉइड का यूज करो। एंड्रॉइड के प्ले स्टोर में जाके आप हमारा ऐप डाउनलोड करो। ऐप डाउनलोड करने के बाद में आपको क्या मिल जाएगी, वहाँ पे टेस्ट सीरीज मिल जाएगी। टेस्ट सीरीज मिल जाएगी, उसको आप सब्सक्राइब करो। सब्सक्राइब करने के बाद आप उसको दो, हर वीडियो पे आधारित टेस्ट सीरीज मिल जाएगी, और इसकी PDF भी आपको हमारे ऐप पे भी मिल जाएगी, और ऐप के साथ साथ टेलीग्राम चैनल पे भी मिल जाएगी। तो आप पढ़ो, और वही है, एक ही बात कहूँगा, मेहनत करते रहो, मेहनत करो, और साथ साथ थोड़ी मौज भी लो। बस, जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।